नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10वीं के एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के पुराने वर्षों के वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों को हल करने की सीरीज़ में ये पार्ट 3 है। हमने पिछले 2 वीडियो में इसके पूर्व के प्रश्न करे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर पहले वो वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो पे आइए। आपसे एक आग्रह है कि अगर आपको वीडियो, क्वेश्चन, पढ़ाना, तरीका सब पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल एमपी बोर्ड गुरुजी को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं, बिना समय वेस्ट करें। अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे लिखना चाहिए? अक्सर बच्चे सिर्फ ऐसे तीर, कई एक बच्चों को देखा मैंने कि वो ऐसे ये ऐसी ऐसी लाइनें बना देते हैं। नहीं, ऐसे मिलाना नहीं है कहीं आपको। कोई बच्चे अभी भी छोटी स्कूलों के, छोटे क्लासों की हरकतें कर रहे हैं अभी भी, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी मिलाइए का जो है ना, प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर लिखना है। एक तरफ लिखना है स्तंभ अ, दूसरी तरफ लिखना है उत्तर स्तंभ ब। उत्तर जरूर लिखना है उसको, उत्तर स्तंभ। और इधर ये सब डालेंगे क्रम से 1 2 3 4। ये लिखे ना हो तो भी चलेगा, तो भी क्रम डालना है। लिख दो तो अच्छी बात। अच्छा, तीर का निशान लिया के ऐसा करना है। इसका उत्तर इसके आगे लिखना है यहाँ पे। अच्छा, तीर का निशान लेके गए और वहाँ उत्तर लिखे। दूसरा तीर का निशान भी लेके गए वहीं तक जहाँ तक पहला गया है, दूसरे का उत्तर लिखे। तीसरे को भी लेके गए, उसका उत्तर लिखे। आगे पीछे नहीं करना कि यहाँ गया, यहाँ छूट गया, एक और आगे जा रहा है, ऐसा नहीं करना कभी। तो सेम होना चाहिए ऐसा। ठीक है, अच्छा लगता है, सुंदर सुंदर लिखेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। जो चीज़ आंखों को चुभती नहीं है वो अच्छा अच्छा करती है सब। चलिए क्वेश्चन का आंसर करते हैं। चलिए सबसे पहले नीचे से देखते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अर्धगोले का आयतन। तो अभी हमने अर्धगोले का आयतन पढ़ा उस साइड, वो असत्य भी आया था शायद, सत्य सत्य ऑप्शन में। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया बी। तीन निशान लगा के लिख देंगे बी और लिख देंगे 2/3 पाई आर क्यूब। लिखिए ना, उत्तर स्तंभ, स्तंभ के सही उत्तर इधर लिख देंगे अपन। ठीक है, और देखिए उल्टा जा रहा है क्या? चलो उल्टा करें। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड एक वृत्त में, वृत्त का केंद्र है, 2 त्रिज्याएं एवं संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है बेटा? त्रिज्यखंड कहलाता है। इस चैप्टर में वृत्त वाले क्षेत्रफल के, वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल के चैप्टर में आपके लिए त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और चाप, इनकी लंबाई के सूत्र और इनकी अवधारणाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत प्यारा चैप्टर, 2 या 3 चीज़ सीखना है, आराम से सारे उत्तर बनते हैं इसमें। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है मैंने आपको सिखाया है। आप वीडियो अगर उसका देखेंगे तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा? पूरा पूरा पूरे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। उसमें से हम एक ही टुकड़ा निकाल रहे हैं, इतना टुकड़ा, इसको बोलते हैं हम त्रिज्यखंड। तो उसका एक हिस्सा ही होगा पाई आर स्क्वायर का, कुछ हिस्सा, आधा, चौथा हिस्सा, एक तिहाई, एक चौथाई, कुछ तो होगा ऐसा। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि पूरा पूरा जो वृत्त है, जो केंद्र बन रहे हैं ना त्रिज्याओं से कोण, पूरे पूरे वृत्त का कोण है 360 डिग्री। उसमें से कितना हिस्सा लिया, कौन सा टुकड़ा निकाला ऐसा? तो 360 डिग्री में से हमने कोण निकाला, कोणीय आधार पे हम हिस्सा निकाल रहे, थीटा डिग्री। तो उस आधार पे हम क्षेत्रफल बोलते हैं कि 360 डिग्री पूरा पूरा था, उसका था पाई आर स्क्वायर। तो कितने का निकाला अपन ने? उसमें से थीटा डिग्री का। थीटा बटे 360 किसका? पाई आर स्क्वायर का, पूरा पूरा पाई आर स्क्वायर। उसमें 360 में से इतना हिस्सा, उत्तर हो जाएगा इसका डी। किसका? इसका हो जाएगा आंसर डी, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर उसका चौथा, टेन 30 की वैल्यू, टेन 30 डिग्री के क्या मान होता है? देखो यहाँ पे ये नहीं हो सकता, ये तो चाप का है। अब बताए, एक मान दिया हुआ, एक टेन 45 का है, करनी 3 दिया, टेन 60 का है। ठीक है, क्या होगा बेटा? 1/करनी 3। आपको याद रखना होगा टेन की लाइन कैसी है, 0 1 1 0 0, और फिर यहाँ पे इन्फिनिटी अपरिभाषित। टेन की लाइन बता रहा हूँ मैं। टेन की लाइन का मतलब है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, टेन 45 का मान 1, टेन 30 का मान 1/करनी 3, टेन 60 का मान करनी 3। ये पता होना चाहिए आपको। 0, 1/करनी 3, 1 करनी 3 और अपरिभाषित। अगर आपको मान याद नहीं है
तो मैं मान याद कराने का भी एक वीडियो डालूंगा, जिससे आपको सारे मान आसानी से याद हो जाएंगे। हाँ, इसका आंसर क्या होगा चौथे का? जी, 1/√3, 30 डिग्री का मान है। ठीक है, अब देखा है पिछले कुछ वर्षों के प्रश्न पत्रों में मैंने कि पहले तो 6 के 6 आ जा रहे थे, फिर 4 आए, कभी 3 आए। त्रिकोणमिति के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने हैं वो अक्सर मैं देख रहा हूँ कि सही जोड़ी से वो दे रहे हैं। तो ठीक है, त्रिकोणमिति के सारे कॉन्सेप्ट आपको पता हो, बहुत अच्छा बन जाएंगे इसमें। सेक स्क्वायर थीटा -1। अच्छा, पहले प्रश्न शुरू करते हैं यहाँ से। साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। आपने सरसमिका पढ़ी होंगी, उन सरसमिकाओं को याद करिए और मुझे बताइए कि साइन का स्क्वायर और कास का स्क्वायर, ऐसा कोई सरसमिका याद है क्या आपको? सरसमिका और सरसमिका के रूप भी दूसरे वाले भी याद होना चाहिए। तो आपने जो सरसमिका पढ़ी है वो कैसी है? आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबरी से 1। साइन का वर्ग और कॉस के वर्ग का योग 1 होता है कब? जब उनके कोण समान हो, थीटा और थीटा हो। यहाँ पे जरूरी नहीं कि थीटा थीटा लिखे हम लिखे साइन स्क्वायर 20 डिग्री धन, तो भी यहाँ कितना लिखेंगे? कॉस स्क्वायर 20 डिग्री। थीटा के मान यहाँ समान है, तो भी इनका योग कितना हो जाएगा बेटा? 1। ठीक है, ऐसे यहाँ पे साइन स्क्वायर 25 डिग्री धन कॉस स्क्वायर 25 डिग्री का मान कितना हो जाएगा बेटा? 1। 1 का उत्तर सी में 1। आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है देखते हैं। टेन थीटा की वैल्यू ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या? ऑप्शंस में से कौन सा होगा बेटा? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हम सभी जानते हैं कि साइन का और कॉस का जो अनुपात होता है, थीटा लेते कौन लिखना होगा ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात क्या होता है? टेन थीटा। इनका उल्टा अनुपात मतलब टेन का उल्टा, कॉट, ऐसा भी होता है। साइन का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। या कर्ण से कर्ण कट गया, क्या बच गया? लंब बटे आधार। क्या होता है ये? 10। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएंगी बेटा? ई क्या है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब है तीसरा, सेक स्क्वायर थीटा -1। चलिए, सरसमिका पढ़ी होंगी हमने, इसमें हमने पहली सरसमिका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमने लिखी थी। एक बार लिख देता हूँ मैं, ठीक है? तीनों सरसमिका लिख देता हूँ। नींद आ रही तो क्या हुआ, खत्म तो करना, अच्छे से करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सरसमिकाओं में एक एक बनते हैं, एक एक बनता है, याद रखना, पता होना चाहिए आपको। दूसरी होती है, तीसरी होती है, उन्हें कैसे याद रखना है? 1+10, ऐसा बोलना पड़ेगा झटके से। 1+10 1+cot, 1+10 1+cot। तो ऐसे बोलेंगे 1+10, तो वैसे पूरा नहीं, 1+10 स्क्वायर थीटा पूरा पूरा, और 1+cot यानी कि 1+cot स्क्वायर थीटा। दोनों का कुछ मान होता है। टेन स्क्वायर थीटा वाला जो सूत्र है, 1+10 स्क्वायर थीटा वाली जो सरसमिका है, ये बराबर होंगे बेटा सेक स्क्वायर थीटा के। गणित में आता है ना एस के बाद में टी, उस तरह याद रख लो। और 1+cot स्क्वायर थीटा के बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अकेला यही तो बचा है, और ये को पे से याद रख लो। ऐसे को पे से कॉस भी होता है, कन्फ्यूजन होता है, पर प्रैक्टिस के साथ साथ आप बना लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से 1, 1+10 स्क्वायर थीटा बराबर से सेक स्क्वायर थीटा, 1+cot स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन सरसमिकाओं को इसी रूप में नहीं पूछते, ये वाली भी पूछी थी पहले इस वाले इसमें। इनको पक्षांतरिक रूप में व्यवस्थित है। पक्षांतरिक स्वरूप में मतलब अगर मैं यहाँ से इस +1 का पक्षांतर कर दूं, तो उधर का +1 जो है पक्षांतर होकर इधर -1 आ जाएगा। वैसे ही मैं यहाँ से इस +1 का पक्षांतर कर दूं, तो ये जो +1 है पक्षांतर होकर इधर आ जाएगा -1 में। ऐसे यहाँ भी हो सकता है, किसी भी एक चीज़ का पक्षांतर यहाँ आ सकता है 1 के पास। तो क्या हो जाएगा बेटा? सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर से टेन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर से कॉट स्क्वायर थीटा। ये सरसमिका का ही मूल रूप का पक्षांतर वाला रूप है सरसमिका ही वो। सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर से क्या होगा? ये कौन सा? ई एफ 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 क्या है?
tan स्क्वायर थीटा। इस तरह सही जुड़ी हो गई। आप रिपीट पे इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं 5वें प्रश्न पे। बस खत्म होने के कगार में है, आपके पूरे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। प्रत्येक शब्द वाक्य का उत्तर लिखिए। एक शब्द या सॉरी प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। अब नींद हावी हो रही है मुझ पे। चलिए इतना खत्म करके सोते हैं। फिर वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, आप इसको देखिएगा और बार बार देख के फिर प्रैक्टिस करिएगा। मेरा मकसद यूट्यूब पे वीडियो बनाना या डालना या ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मकसद है कि आप अच्छे से सीख पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े, सीखें, सही समय प्रैक्टिस कर पाए। चलिए 5वें का पहला है, किसी एपी समांतर श्रेणी के nवें पद को ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। क्या होता है nवां पद बेटा? an बराबरी से an बोले तो nवां पद, a1 बोले तो पहला, a2 बोले तो दूसरा, a3 बोले तो तीसरा। वैसे nवां कौन सा होगा? an, nवां है नहीं an। बराबरी से कैसे निकालेंगे? पहले तो एक पहला पद ले लेंगे a और फिर उसमें ढेर सारे अंतर जुड़ेंगे। कितने अंतर जुड़ेंगे? जो भी पद निकालना है उससे एक कम अंतर जुड़ेंगे। तो a प्लस n-1 n से कम d, ये सूत्र है nवें पद का। याद कर लो, nवां पद बोले तो पहला पद धन n में से एक कम d। चलिए देखो, अभी पढ़ाया था मैंने आपको, अभी के भी आ गया। देखो ऑब्जेक्टिव में वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखी है। अभी बताया था मैंने आपको जस्ट इसके पहले के पहले वाले वीडियो में कि एक वृत्त को जो रेखा है, कितना गंदा सा वृत्त बना है। एक वृत्त को जो रेखा दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है, वह रेखा, इसे लिखेंगे, वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे छेदक रेखा कहलाती है। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या दिखा है? आधारभूत, ये भी बात की थी अभी हमने पिछले वीडियो में। देखा, आप अगर ध्यान से सारे वीडियो देखेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे रिपीट होंगी, बनने लगेंगी। मेरा मानना है कि अगर आप विगत 5 प्रश्नों के प्रश्न पत्रों को कर लेते हैं, पिछले लास्ट 5 ईयर्स के, तो मोर देन 90% क्वेश्चन पेपर वहीं से आता है, सेकेंडरी और हाई स्कूल लेवल के प्रश्न पत्रों में। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में ऐसा ही होता है। पुराने प्रश्न पत्रों से पता चल जाता है किस तरह क्वेश्चन आने वाले, मैक्सिमम क्वेश्चन बना लेते हो। पर आपको उसके कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सो रटना नहीं करना। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय थेल्स ने दिया था। क्या है ये प्रमेय? कि अगर ऐसा त्रिभुज है एक और इसकी एक भुजा के समांतर, भुजा ले ली, उसके समांतर इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर या आधार के समांतर ले लेते अपन। एक और अगर अपन इसे समांतर लाइन खींचे तो ये जो अन्य दो भुजा है, ये वाली लाइन को और ये वाली लाइन को वो यहाँ काट रही है। देखा आप लोगों ने, प्रतिच्छेद करती है। तो ये जो दो टुकड़े हुए, ये ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, ये भी ऊपर वाला भाग और ये नीचे वाला भाग, इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात बराबर होता है। इसलिए कथन को कैसे याद रखेंगे? कथन को याद रखने का सबसे तरीका है कि आप चित्र को बनाते हुए खुद से बात करते हुए बोले। फिर से बोल रहा हूँ मैं, इस आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के कथन को, प्रमेय को याद रखने का तरीका है ये चित्र बनाते हुए बात करते हुए बोले। जैसे ऐसा चित्र बनाओ, बोलो, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो दो अन्य भुजाओं को, उसकी दो अन्य भुजाओं को, ये भुजा है, को दो अलग अलग बिंदु प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, वे त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, प्रतिच्छेद करती है या फिर विभाजित करती है, ऐसा करके बोल सकते हैं। फिर से रिपीट करते हैं अगर शॉर्टकट में बोलना है तो। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, इधर का अनुपात से लेंगे और फिर बोलेंगे समान अनुपात में विभाजित करती है। एक और बोल देता हूँ, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद, दो अलग अलग बिंदु प्रतिच्छेद करिए, है ना, ऐसा भी लिख देना डिटेल में, समान अनुपात में विभाजित करती है। थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। मान लो ये है ए बी सी त्रिभुज और ये डी ई एक रेखा है। कैसे कि डी जो है, ऐसा बता भी देना अगर लिखना होता चित्र बना के, पर 2 नंबर में लिखते, इसमें नहीं लिखते। 2 नंबर में अगर ये आया
तो अब ऐसा चित्र बनाएंगे, कथन भी लिखेंगे और बताएंगे भी कि आकृति में जो DE है ये समांतर है BC के, और इस प्रकार की ये जो अनुपात है ये भुजाओं के अनुपात क्या निकला, AD ऊपर वाला भाग ये वाला भाग बट्टे DB बराबर होगा इनका अनुपात, इस अनुपात की ये वाला AE बट्टे EC। अगर समांतर होगी तो समान अनुपात में बांट दिया। ठीक है, ये सही है। चलिए आगे चलते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax² + bx + c। बहुत प्रश्न आया द्विघात बहुपद के 3 से 4 में शून्य को अल्फा बीटा, शून्य के होते हैं ना बहुपद में, शून्य बोलते हैं, समीकरण में मूल बोलते हैं, है एक ही चीज वो। शून्य को का गुणनफल का सूत्र याद कीजिए। शून्य कौन कौन से होंगे, अल्फा और बीटा, है ना। इन्हें गुणनफल लिख दिया मैंने, अल्फा इंटू बीटा। शून्य का गुणनफल का सूत्र क्या होता है बेटा, C/A, ऐसे लिख देना, अल्फा इंटू बीटा। शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर इसे C/A। और शून्य का योग क्या होता है बेटा, शून्य का योग होता है -B/A। ये भी याद रखना होगा आपको, ऑब्जेक्टिव में आएगा ही। ऐसा हो नहीं सकता कि दो में से कोई चीज़ ना पूछे। ये क्या है, C/A या B/A, -B/A। ये जो द्विघात बहुपद है ना, ax² + bx + c, बहुपद में x का गुणांक है b, अचर पद है c, और x² गुणांक है, तो यही है a b c, इन्हीं को रखा जाता है। तो C/A गुणनफल और -B/A मूलों का या शून्यकों का योग, इसको याद रखना होगा आपको। शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, बहुत बार प्रश्नों में पूछा गया है परीक्षाओं के अंदर। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये इसका माइनस वाला देखना आप, अगर ऐसा रहा कोई 3x² - 5x + 7, तो आप बोलेंगे a का मान 3, b का मान -5 होगा या चिन्ह सहित, और c का मान 7। ठीक है, अच्छा बात। और आपसे पूछा शून्यकों का योग, तो आप शून्यकों का योग लोगे -B/A। तो कई बच्चे माइनस तो लगाते हैं भाई, इसका माइनस नहीं लगाएंगे फिर -5 पर, नहीं, इसका माइनस भी होगा और ये B वाला माइनस भी आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना भैया, घटाने वाला माइनस अलग, सूत्र का माइनस अलग, और अपनी जो संख्या के बाद माइनस लगा वो अलग रहना चाहिए, लेना चाहिए उसको, है ना। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, मैं कॉपी चेक करते वक्त तो देखता हूँ कि माइनस भूल जाते हैं, लेते नहीं है, पता नहीं क्या उनकी सोच रहती है उसके पीछे। इसलिए मैं इस बात को आपको बार बार बता दे रहा हूँ कि बहुत कॉपी चेक करते हैं, उसमें पता चल जाता है बच्चे कैसे करते हैं। मैं खासकर बच्चों के रफ्तारे को भी ध्यान से देखता हूँ अपने स्कूल के बच्चों के, ताकि उनकी मानसिकता देख सकूँ, देख पाऊँ कि कहाँ समस्या जा रही है उनको कैलकुलेशन में या किसी चीज़ में। पर्टिकुलर बच्चे की रफ्तारे में पता चल जाता है उसका एक वो कि उसकी थिंकिंग क्या है, क्या समस्या जा रही है उसको। मैंने यहाँ तक बच्चों को देखा है कि वो लोग श्रेणी का पद याद करना तो पूरी श्रेणी लिख देते हैं क्रमांक से आखिरी तक, इतनी मेहनत करते हैं बेचारे। पर ठीक है, एक एक नंबर के लिए। वृत्त के स्पर्श बिंदु को परिभाषित कीजिए। बताया था मैंने अभी, अब स्पर्श रेखा छेदक रेखा के साथ में अगर कोई वृत्त है और एक रेखा इसे टच करके जा रही है, स्पर्श करके जा रही है, परिभाषित तौर पे क्या बोलेंगे, वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करे स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श कर रही है ना, टच कर रही, प्रतिच्छेद कर रही। ये जो बिंदु होता है ना बेटा दोनों के बीच का कॉमन बिंदु, कॉमन बोले तो इसमें भी है इसमें भी है, इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। और ये जो है स्पर्श रेखा है। परिभाषिक तौर पर कैसे लिखेंगे स्पर्श बिंदु की परिभाषा, तो ऐसे लिखेंगे, वृत्त एवं स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु तो कॉमन जो दोनों के पास में ये वाला बिंदु, के उभयनिष्ठ बिंदु, के उभयनिष्ठ बिंदु को वृत्त एवं स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, आखिरी प्रश्न इसको कर लेते हैं, इसके बाद में क्या है, एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। देखा आपने, त्रिज्यखंड का हो गया, चाप भी हो गया। चाप आया था क्या इसमें, एक मिनट कुछ भूल रहा हूँ, कि चाप आया क्या इसमें, चाप आया है शायद, देख लेंगे।
एक वृत्तखंड के क्षेत्रफल का याद कर लिया, त्रिज्यखंड भी पढ़ लिया, चाप भी पूछ लिया। अब क्या आ गया बेटा अपने पास, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है वृत्तखंड, यह है वृत्त, इसमें ये त्रिज्यखंड होता है। त्रिज्यखंड क्या होता है, ये वाला जो बनाया मैंने, दो त्रिज्या और संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। तो वृत्तखंड क्या होता है, एक वृत्त में अगर मैं इसे जीवा खींच दूँ यहाँ से, तो ये जो है जीवा, देखिए बेटा आपको जीवा और ये संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र, किस किस से बेटा, जीवा और संगत चाप। यहाँ क्या है बेटा, ये त्रिज्या और ये संगत चाप। तो जीवा और संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है वृत्तखंड। यह वृत्तखंड, बार बार इन आकृतियों को बनाओ, का नामकरण में दो कि संगत चाप जीवा, त्रिज्या संगत चाप, ये जो घिरा हुआ क्षेत्र इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड। ठीक है, तो जैसे त्रिज्यखंड का सूत्र है अभी जब हमने पढ़ा, वैसे वृत्तखंड के लिए सूत्र कैसे होगा, तो बेटा वृत्तखंड को त्रिज्यखंड का एक हिस्सा अंदर का नीचे का माना जाता है। कैसे, अब इस त्रिज्यखंड को ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं लाइन मिला दूँ तो ये क्या हो जाएगा बेटा, जीवा हो जाएंगी। और ये जो नीचे वाला भाग देखो अब येलो वाला, ठीक है, ये होगा वृत्तखंड। तो कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड में से निकलेगा बेटा, पूरा पूरा हम त्रिज्यखंड लेंगे ऐसा, देख रहे, ये जो त्रिज्यखंड है ऐसा मैं बनाता हूँ, पूरा पूरा त्रिज्यखंड हो गया। उसमें जो ये वाला भाग हो गया, ये वाला भाग क्या हो गया, वृत्तखंड हो गया। ये जो बचा वाला भाग इधर, ये वाला मतलब ये जो मार्क कर रहा हूँ कलर्स, ये हो गया बेटा त्रिभुज। इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे बनता है, सूत्र पहले आकृति से बनते हैं, फिर कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लेंगे ऐसा पूरा पूरा, है ना, उसमें से हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दे, ये ऊपर वाला भाग इतना, है ना, तो क्या बच जाएगा बेटा, बराबरी से ये नीचे का भाग ऐसा बच जाएगा। आकृति के तौर पे याद करो आप, तो क्या लिख सकते हैं आप लोग इसको कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबरी से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज डिपेंड करता कौन सा बन रहा है, समबाहु समद्विबाहु, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बहुत सुंदर लिखने के लिए यहाँ पे एक और चीज लिखना पड़ेगा हमें, संगत त्रिज्यखंड का, मतलब जो वृत्तखंड निकाल रहे हैं उसका संगत त्रिज्यखंड, और उसी का संगत मतलब उसके साथ वाला जो साथ में है उसको जो है ये वाला संगत, और कहीं का मत ले लेना, संगत त्रिभुज का और संगत त्रिज्यखंड का। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबरी से संगत त्रिभुज त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक और बार, पूरा त्रिज्यखंड होता है ऐसा, उसमें से अगर मैं त्रिभुज घटा दूँ इतना भाग, तो क्या बच जाएगा बेटा, वृत्तखंड बच जाएगा। ठीक है, क्षेत्र के रूप में और कहानी के रूप में भी याद कर लीजिएगा। चलिए, सारे प्रश्न हो गए, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए, ठीक है, अच्छा है, सब्सक्राइबर और बढ़ेंगे तो शायद और अच्छी वीडियो और ज़्यादा डिटेल में बनाने का मन भी होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।